मैंने एक शब्द सुना, लोक अदालत। फिर दोबारा उसके संबंध में चर्चा की तो पता चला कि लोक अदालत न्याय की गंगा है। मैंने सोचा कि क्यों ना महिलाओं की इस समस्या के समाधान के लिए एक कुछ काम किया जाना चाहिए। जो दुष्कर्म की बात आजकल हम करते हैं, बच्चियां तो कहती कि इस तरह की घटनाएं तो हमारे गांव में आम बात है। तो हमने उसको कहा कि भाई बच्चियां हमें सौंप दो और पढ़ लिख करके तैयार हो जाएंगी तब आप ले जाना। पर मामा को बर्दाश्त नहीं हो और यह उनके साथियों को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वे अपने साथ में सलाखें वगैरह उनके साथ में लोहे की छड़ वगैरह थी लेकर खड़े हुए। पुलिस वालों को ये लगा कि अब तो यहाँ बचना मुश्किल है। ये वही समाज था जो ये कहता था कि अकेली महिला क्या कर लेगी, इस बीकानेर शहर में क्या क्रांति ले आएगी। और आज नमस्कार, मैं प्रभा भार्गव करीब 40 वर्षों से महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ और 12 वर्षों से बाल संरक्षण के लिए। मैं एक परंपरागत समाज के अंदर पली बड़ी हूँ। पिताजी के साथ कोर्ट जाते समय मैंने एक शब्द सुना, लोक अदालत। फिर दोबारा उसके संबंध में चर्चा की तो पता चला कि लोक अदालत न्याय की गंगा है, जहाँ समझौते कराए जाते हैं और ताकि जो मामला है वो कोर्ट में नहीं जाए, लोगों को सस्ता न्याय मिले। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर डेजर्टेशन तैयार करवाया जाए। और डेजर्टेशन तैयार करते समय आंकड़ों पर जब हमारी दृष्टि गई तो लगा कि बीकानेर शहर में इतने मामले आते हैं और इसके कारण क्या हो सकते हैं। इस पर विचार करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना महिलाओं की इस समस्या के समाधान के लिए एक कुछ काम किया जाना चाहिए। तो महिला सशक्तिकरण जो एक नया शब्द आया था, उस ओर हमारा ध्यान गया और हमने इस काम को करने के लिए विधिक साक्षरता कैंप भी आयोजित करवाया और महिलाओं को अधिकार और कानूनों की जानकारी देने की कोशिश की है। कैंप के दौरान हमने महिलाओं की व्यथा को, उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को सुना ही नहीं, महसूस भी किया है। वे क्यों नहीं खुल कर के अपनी बात को कहती हैं, अपने दर्द को कहती हैं और उनको महसूस तो होने लगा कि हमें ये जानकारी पहले क्यों नहीं थी। और अब वे इन जानकारियों को अपने साथ में अन्य महिलाओं को भी बतलाने लगी और कैंप में हम देखते हैं कि धीरे धीरे महिलाओं की संख्या भी बढ़ती चली गई। पर एक बात और बतलाती है, समाज को जो है हमारी ये गतिविधियाँ सुहा नहीं रही थी और वो बड़ी अजीब निगाहों से हमें देखते थे कि क्या कर लेगी अकेली महिला, इतनी कितनी चेतना, इतनी कितनी जागरूकता ला कर के समाज में कोई क्रांति पैदा कर देंगी क्या। इस तरह के हमें उलाहने भी बहुत सुनने को मिलते थे। हमने ये सोचा कि क्यों नहीं हम एक NGO बना लें जो स्वतंत्र रूप से भी काम कर सकें। और आपको आश्चर्य होगा कि पुलिस के साथ मिलकर के हमने शारदा सामाजिक सरोकार एवं शोध संस्थान की 2005 और 6 के आसपास स्थापना की, जिसमें हमने महिला टास्क फोर्स बनाया और हर थाने में महिला टास्क फोर्स के अंदर उस क्षेत्र की 10 महिलाएं काम करने लगी। और थाने में बैठ कर के वे महिलाएं भी आई जो सोचती थी कि थाने में हम क्यों जाएंगे, और उनके पति जो थे वो तो बहुत नाराज़ भी हुए और उन्होंने गलौज भी किए। पर थोड़े समय बाद जब महिलाओं में आत्मविश्वास आया तो वे समस्याओं का समाधान भी करने लगी और समाज पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा और वो महसूस करने लगे कि क्या महिलाएं भी थाने में बैठ कर के मीटिंग कर सकती हैं। और करीब हमने इस दौरान 1500 मामलों का निपटारा किया, पारिवारिक विवादों का निस्तारण भी इस संस्था के द्वारा किया। और बल्कि यही नहीं, दहेज प्रथा के विरुद्ध, भ्रूण हत्या के विरुद्ध भी हमने जगह जगह स्कूलों में जाकर, एक बार तो SP साहब भी हमारे साथ गए और शपथ दिलवाने का काम भी हमने इसी दौरान किया। जब इस प्रकार के कार्य करने के लिए हम घर से निकलते थे तो लोग ताने देते थे, उलाहना देते थे कि झांसी की रानी कितनी बीकानेर शहर में तैयार कर लेंगी जो क्रांति ले आएंगी। पर हम डिगे नहीं, हमारा आत्मविश्वास जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया। और एक बात और कहना चाहूँगी कि महिलाएं जो है धीरे धीरे चेतना संपन्न होने लगी हैं और इस कार्य के अंदर हमें जो है पुलिस का बहुत अधिक सहयोग मिला, पुलिस का मानवीय पक्ष में नज़दीक से देखने को मिला। मैं एक उदाहरण देती हूँ कि एक थाने के बाहर मैं खड़ी हुई थी, PBM हॉस्पिटल का ही मैं एग्जांपल देती हूँ। मैं थाने के बाहर खड़ी हुई थी
तो 2-3 लोग आए कि इस तरह की एक व्यक्ति की डेथ हो गई, उसका संस्कार करना है, क्या करना है। तो आप देखिए उस पुलिस वाले ने अपनी जेब से रुपए निकाल करके वहाँ एक खड़े हुए जो सोशल सर्विस के अंदर काम करते थे उनको रुपए दिए कि भाई हम तो रोज़ पैसे कमा लेंगे, पर आज पुण्य काम के लिए हम ये पैसे दे रहे हैं, आप खुल करके ये काम करिए। मैंने ये पक्ष भी देखा पुलिस का। एक बात और बतला देती हूँ कि महिलाओं का काम करते करते हमारा ध्यान बालिकाओं के सशक्तिकरण की तरफ भी गया है। तो एक बच्ची प्रेग्नेंट थी और कुछ समय बाद उसकी डिलीवरी हुई, तो मैं बालिका गृह से बाहर उसके बादाम और घी के लिए लेने के लिए निकली। तो महिला थाना पास में है, तो कुछ पुलिस वाले जानते थे, बोले आप मैडम कहाँ जा रही हो, कि भाई ये सामान कहाँ मिलता है, कि आप तो अंदर जाइए, मैं अपनी पत्नी से बनवा के जो है सारा सामान ले आऊँगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। पर आप देखिए आधे घंटे बाद ही जो है बादाम और घी ले आया। ये उनका संवेदनाओं को हमने बहुत नज़दीक से महसूस किया है। महिलाओं के साथ में काम करते करते हमने देखा कि बच्चों की भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनकी ओर तो ध्यान ही नहीं गया। और उस समय बच्चों के लिए कोई विशेष संस्थाएं भी नहीं होती थी। महिलाएं तो अपनी बात कह सकती थी, पर जो बच्चे हैं, जैसे नालियों के अंदर 2-2, 3-3 दिन के बच्चे मिले, बच्चे बाहर से भाग करके आए हैं, ऐसे बहुत से बच्चे जो हैं वो लापता हो गए हैं, अपने घर से गायब हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हमारे माता पिता कहाँ हैं। बहुत सारे बाल श्रमिक होते थे जिनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता था। तो बहुत तरह तरह नशा पीड़ित बच्चे भी हमें मिला करते थे। बच्चों की विशेषकर बालिकाओं की तो बहुत ही समस्याएं थी, जो घर से पीड़ित होकर के और अपने घर से निकल आती थी। सौतेली माँ ने प्रताड़ित किया, पिता ने प्रताड़ित किया, या पड़ोसी ने उनको तंग किया, उनके साथ में दुर्व्यवहार, और वो व्यक्त नहीं कर पा रही थी तो घर से निकल कर भाग आती थी। तो इस शहर के अंदर ऐसी बहुत सारी बालिकाएँ आती थी और बहुत सारे प्रेम प्रसंग भी होते थे। और बहुत सारी बच्चियां तो ये कहती थी कि जो दुष्कर्म की बात आजकल हम करते हैं, बच्चियां तो कहती कि इस तरह की घटनाएं तो हमारे गांव में आम बात है। ये सुनकर के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे, हम सोच भी नहीं सकते थे। और वो जब तक 18 वर्ष की नहीं हो जाती हैं तब तक हम अपने माता पिता के पास नहीं जाएंगे, हम उन्हीं लड़कों के साथ शादी करेंगे जिनसे हमें प्रेम है। यह स्थिति भी हमें देखने को कई बार मिलती थी। और बच्चियां गलत रास्ते पर जाती थी तो उनकी समझाइश का काम भी हम लोग वहाँ करते थे। और जो छोटे बच्चे होते थे उनका पुनर्वास भी किया जाता था, बालिकाओं का भी पुनर्वास किया जाता था, चाहे वो कलकत्ता में हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो आसाम से आई हुई हो, चाहे यूपी से आई हुई हो। आमतौर पर लोगों को शिकायत होती है कि पुलिस सहयोग नहीं देती है, मामलों को दर्ज नहीं करती है। उनका जो है एक नकारात्मक जो पक्ष है वो हमारे सामने लाया जाता है। पर थाने में काम करते हुए हमने ये महसूस किया है और हमने अच्छी तरह से देखा है कि वो महिलाओं को बहुत हेल्प करती है। और विशेष रूप से मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ। बालिका गृह में एक पत्र आया कि एक मामा जो है वो इस फलानी जगह पर 3 बच्चियों को लिए हुए है और उसको कहा गया है कि इन बच्चियों को तुम शराब पीते हो और कुछ कमाते नहीं हो तो यहाँ मत रखो, सुरक्षित स्थान पर रखो। पर वो मामा मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं कुछ पुलिस वालों को साथ लेकर के उस स्थान पर गई तो पता चला कि वो मामा वास्तव में ही 3 लड़कियों को अपने साथ रखे हुए था और शराब भी पिए हुए था। तो उसके साथ के लोगों ने यह तो माना कि मामा इन 3 अपनी भांजियों को रखता है, पर इनके साथ में व्यवहार कैसा करता है ये हमें पता नहीं है। पर हमें तो ये सब स्थिति मालूम थी, तो हमने उसको कहा कि भाई ये बच्चियाँ हमें सौंप दो और पढ़ लिख करके तैयार हो जाएंगे तब आप ले जाना। पर मामा को बर्दाश्त नहीं हुआ और यह उनके साथियों को भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि बच्चियों को जो है हम बालिका गृह में रख रहे हैं। और उन्होंने जो लुहार का काम करते थे वे अपने साथ में सलाखें वगैरह उनके साथ में लोहे की छड़ वगैरह थी लेकर खड़े हुए। पुलिस वालों को ये लगा कि अब तो यहाँ बचना मुश्किल है। पर इतनी देर में एक दूसरे थाने से एसपी साहब को मालूम था कि ये जो है गए हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे, तो उन्होंने एक पुलिस जाब्ता और भेज दिया। तब आप देखिए पुलिस वालों ने क्या किया।
उन बच्चियों को मैंने किसी भी तरह से पकड़ा। तो मेरे साथ में 2 महिला कांस्टेबल भी थी, उन्होंने पकड़ा बच्चियों को, एक को मैंने पकड़ा। हम तीनों को उठा करके उन्होंने जो है जीप के अंदर हमें एक तरह से डाल नहीं दिया, रख दिया, बैठा दिया और लेकर के सीधे जो है हम बालिका गृह में लेकर के आए। इसी तरह से यही नहीं है, बाल श्रमिकों के साथ में अत्याचार की बातें हम कितना देखते हैं, पढ़ते हैं। तो एक बार मैं फैक्ट्रीज़ में गई तो थाने की बड़ी सारी बस लेकर के हम वहाँ गए और बाल श्रमिकों को हम लेकर के आए और वहाँ उनके हर बच्चे के साथ में 2-2 हज़ार रुपये की हमने एफडी भी बनवाई और उनको सुरक्षित स्थान पर, बहुत से ऐसे बच्चे होते थे जो पकड़ में आते थे, उनको सही व्यक्तियों के हाथों में हम सौंपते थे। पोक्सो के अंतर्गत भी आप देखिए, दूर दूर तक मुझे जाना पड़ता था तो पुलिस जो है वो कई बार मोटरसाइकिल पे बैठा करके 50-50, 60-60 किलोमीटर दूर तक हमें ले जाया करती थी और मैंने करीब इन्हीं के सहयोग से 250 पीड़िताओं को सहायता देने की कोशिश करी। पर एक बात मैं और विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि हमने जो है एक भी पैसा किसी से नहीं लिया है, एक भी रुपया नहीं लिया, हमने ये सब काम निःशुल्क रूप से किया है। एक बात और मैं बताना चाहती हूँ विशेष रूप से, बीकानेर शहर के लिए तो गर्व की बात है कि पुलिस के आईजी साहब से हमने कहा कि ये स्थिति है और रात को जो ये रैगिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं? हमने कहा हम ये चाहते हैं कि हर जगह जो है एंटी रैगिंग टास्क फोर्स बनाई जाए। तो इसका एक बार इनॉग्रेशन फॉर्मल वे में किया, पर आईजी साहब बोले कि आप कहाँ कहाँ तक जाओगे? तो हमने कहा भी हम तो चाहते हैं बीकानेर संभाग में ही जो है हर कॉलेज में स्थापित। उनके सहयोग से आप देखिए बीकानेर संभाग के एक कॉलेज में एंटी रैगिंग टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो एंटी चाइल्ड एब्यूजमेंट, बाल दुराचार विरोधी टास्क फोर्स और ये एंटी रैगिंग टास्क फोर्स, इसका गठन किया गया और बहुत अच्छी बात है कि एक भी केस हमारे यहाँ नहीं हुआ है। अपनी इस जीवन यात्रा के अंदर मैं अंत में आपको ये कहना चाहूँगी कि करीब 1500 परिवारों को टूटने से हमने बचाया है और दहेज प्रथा जो हमारे यहाँ बुरी तरह से फैली हुई है उसको रोकने के लिए और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हमने करीब 13,000 विद्यार्थियों को हस्ताक्षर भी करवाए हैं और शपथ भी दिलवाई है और करीब 250 दुष्कर्म पीड़ित को सहायता देने की कोशिश की है। देखिए मेरी आयु इस समय 80 वर्ष है और आज भी मेरे में इतना उत्साह है कि कभी भी कोई भी किसी भी तरह की समस्या होती है मैं काम के लिए निकल जाती हूँ। ये वही समाज था जो ये कहता था कि अकेली महिला क्या कर लेगी, इस बीकानेर शहर में क्या क्रांति ले आएगी, और आज मुझे पूरा समाज सहयोग दे रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें दृढ़ संकल्पित होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा और किसी भी क्षेत्र में हम ये काम कर रहे हों। दूसरी बात, अगर कोई समस्या हमारे सामने आती है तो उसका हमें डट कर के सामना करना होगा। और तीसरी बात ये कहना चाहूँगी कि अपना काम जुनून के साथ करिए। जुनून के साथ काम करने से आपको कामयाबी हासिल होगी। धन्यवाद।